जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। So let's start with lecture number 5 of therapeutic exercise and techniques 2. हम लोगों ने लास्ट में जो लेक्चर एंड किया था that was about peripheral nerve injuries, ऐसे ही है? जी सर। हम लोगों ने पेरिफेरल नर्व इंजरीज का टॉपिक खत्म कर लिया था। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्पाइन। ठीक है, स्पाइन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन योर रिगार्डिंग टू योर थेरापेutics, क्योंकि अगर आप स्पाइन को अच्छे तरीके से बेटा पढ़ लोगे तो फिर आगे जाके आप लोगों को कभी मुश्किल पेश नहीं आएगी स्पाइन को पढ़ने में। ठीक है, तो स्पाइन को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, सही है। आप लोगों ने बुक्स में से भी गाइडेंस लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर भी लेक्चर लेना है, और जो भी चीज़ नहीं समझ आएगी आप लोग पूछ भी सकते हैं दोबारा। स्पाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि आप लोगों को आगे जो फर्दर कोर्सेज हैं आप लोगों के फ्यूचर में, ठीक है, वो आप लोगों को आसानी हो जाए उनको पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है स्पाइन का इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द introduction of the spine. I am going to share the screen with you people. ठीक है, जी बच्चों, स्क्रीन शेयर हो गई है आप सबके साथ? जी सर। Yes. Now, uh, first of all, let's have a content. We are going to study the structure of the spine, like the posture. ठीक है, mainly the structure of the spine, stability, how the spine is going to be stable, and which factors are essential to in providing stability to a spine. स्पाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा बात होगी। ठीक है, क्योंकि स्पाइन की स्टेबिलिटी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है आपकी पूरी बॉडी में। ठीक है, अगर आप उसको ये कह दो कि आपकी बेस है या फाउंडेशन है किसी भी चीज की, लाइक आप बिल्डिंग खड़ी करना शुरू करते हो तो बिल्डिंग के नीचे सबसे पहले आप लोगों के पास बेस होती है। ठीक है ना, इसी तरीके से स्पाइन जो है वो एक बेस की तौर पर एक्ट करती है, और वो स्पाइन जो स्टेबल होगी, ठीक है, और जो स्टेबिलिटी के साथ साथ मोबाइल भी होगी। ठीक है, इट विल इवेंचुअली मेक दैट इंडिविजुअल एफिशिएंट। ठीक है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स जिनमें स्पाइन में या तो स्टेबिलिटी में इशू आ जाए या उनकी मोबिलिटी में इशू आ जाए, ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली वो एक पेशेंट्स बन जाते हैं और उनमें ऐसी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं जो कि विद फिजिकल थेरेपी भी उनकी केयर हो सकती है, वो मैनेज हो सकती हैं, और कुछ कंडीशंस फिर इतनी ज़्यादा एडवर्स हो जाती हैं कि उनको सर्जिकली आपको मैनेज करना पड़ता है। सो कहने का मकसद क्या है कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फैक्टर इन इन इंडिविजुअल हेल्थ। ठीक है, जो स्पाइन की स्टेबिलिटी है। मस्कुलर कंट्रोल के बारे में बात करेंगे और बैलेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अबाउट द स्पाइन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइन इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, आप सबको पता है कि अगर हम स्पाइन को ग्रॉसली डिवाइड करते हैं तो सर्वाइकल रीजन में डिवाइड कर देते हैं, थोरैसिक रीजन में, लंबर रीजन में, सैक्रल रीजन में, और कॉक्सस रीजन में। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास क्या है, 5 रीजन्स हैं जिनमें हम लोग स्पाइन को डिवाइड कर देते हैं। अब इनमें अगर हम देखें तो इनमें टोटल जो वर्टिब्रास हैं डेट आर 33 इन नंबर। ठीक है, टोटल 33 वर्टिब्रास होते हैं जो कि एक्चुअली मिलकर ये रीजन्स बना रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं डेट इज द सर्वाइकल, थोरैसिक एंड लंबर। सर्वाइकल के अंदर आपके पास 7 वर्टिब्रास हैं, थोरैसिक में आपके पास 12 वर्टिब्रास हैं, और लंबर में आपके पास 5 वर्टिब्रास हैं। ठीक है,
तो ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके पास स्पाइन बना रहे हैं। ठीक है, नाउ स्पाइन का अगर हम बात करें, स्टार्टिंग ऑफ द स्पाइन, ठीक है, टॉप की अगर हम बात करें तो टॉप में आपके पास जो स्पाइन है वो मिलकर बनती है उस स्टार्ट में आपके पास क्रेनियम होता है, ठीक है, ऊपर आपके पास हेड है, ठीक है, क्रेनियम है जिसको स्पाइन ने सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, क्योंकि स्पाइन होगी तो ऑब्वियसली वो क्रेनियम को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, या क्रेनियम की जो टोटल सपोर्ट है वो डेट इज ऑन द स्पाइन, ठीक है। और इसी तरीके से जो आपका पेल्विस है, ठीक है, और जो आपका पेल्विस है डेट इज अटैच्ड विद द स्पाइन, ठीक है, एट द लोअर एंड, ठीक है। और स्पाइन को एक्चुअली जो बेस प्रोवाइड की गई है, या जो स्पाइन को सपोर्ट प्रोवाइड की गई है, वो फ्रॉम द पेल्विस प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ऊपर की अगर हम बात करें तो वहां पर आपका क्रेनियो वर्टिब्रल जॉइंट बनता है और नीचे आपका सैक्रोइलियक जॉइंट बनता है, ठीक है। ये दो जॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर आपकी जो वर्टिब्रा है या जो स्पाइन है डेट इज गोइंग टू बी एंड, ठीक है। The one at the top is craniovertebral joint. The one at the lowest end is the sacroiliac joint, ठीक है, means the sacrum is united with the ilium, that is the bone of the pelvis, ठीक है, ilium pelvis की bone है, ठीक है। तो sacrum जो है वो किसके साथ अटैच होती है, आपकी pelvis के साथ with the help of ilium, ठीक है। और यहाँ पर आपको जॉइंट बनाते हैं sacroiliac joint, ठीक है। Now moving towards other, and the next slide, that is we are going to divide the spine into two portions. The one is the anterior pillar and the second is the posterior pillar. Now हम यहाँ पर ये क्यों बात करते हैं कि एंटीरियर पिलर है और पोस्टीरियर पिलर है, क्योंकि स्पाइन का जो मेजर फंक्शन है वो एक पिलर के तौर पर है, ठीक है, बेस के तौर पर है, ठीक है। जितना पिलर बेहतर होगा, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी, जितनी उसकी अलाइनमेंट अच्छी होगी, उतना ही वो एफिशिएंटली सपोर्ट प्रोवाइड कर सकेगा अपर एक्सट्रीमिटी को भी, लोअर एक्सट्रीमिटी को भी, ठीक है। समझ आ गई बात की। सो it will provide support to your upper extremity, ठीक है, it will provide support to your lower extremity, ठीक है। अब एंटीरियर पोस्टीरियर पिलर में, ठीक है, एंटीरियर पिलर में क्या क्या कुछ आ जाता है, एंटीरियर पिलर में आपके पास वर्टिब्रल बॉडीज आ जाती हैं, ठीक है। या अगर हम एक वर्टिब्रा की, अगर सिंपली मैं पहले वर्टिब्रा की अगर आपको बात कहूँ तो लेट्स से दिस इज अ वर्टिब्रा, ठीक है, या दिस इज अ वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है, ये एक वर्टिब्रल बॉडी है। इस वर्टिब्रल बॉडी की बैक साइड को अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो पोस्ट्रोलेटरल डायरेक्शंस में, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, दो पोस्ट्रोलेटरल डायरेक्शन में आपके पेडिकल्स आते हैं, ठीक है। जब वो पेडिकल्स जो है वो आउटवर्डली मूव करते हैं, जस्ट लाइक पेडिकल्स दो लैमिना होते हैं जो इनवर्डली मूव करते हैं। अब ये जो पेडिकल्स और लैमिना है, ठीक है, पेडिकल्स हैं आ रहे हैं, ठीक है, और लैमिना आ रहा है, जस्ट लाइक दिस, ये पेडिकल्स हैं आप लोगों के, ठीक है, और फिर क्या है, ये लैमिना है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। समझ आ रही है बात की। तो ये पेडिकल्स मिलकर और ये लैमिना मिलकर आपस में, ठीक है, ये स्पाइनल कैनाल बना देते हैं, ठीक है। और इन दोनों के पेडिकल्स और लैमिना के जंक्शन के ऊपर आपके पास क्या हो जाते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस आ जाते हैं। राइट साइड का भी ट्रांसवर्स प्रोसेस आता है और लेफ्ट साइड का भी ट्रांसवर्स प्रोसेस आता है। और जो लैमिना होता है, ठीक है, इसके बैक साइड के ऊपर आपके पास क्या आ जाता है, स्पाइनस प्रोसेस आ जाता है, ठीक है। तो मेनली अगर हम बात करें वर्टिब्रल जो इंटीरियर पिलर है, ठीक है, इंटीरियर पिलर में आपके पास वर्टिब्रल बॉडीज आ जाती हैं और इंटर वर्टिब्रल डिस्क आ जाती हैं। जो दो वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान जो डिस्क है that is going to be present between the two vertebral bodies, ठीक है। और इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क का काम ही क्या होता है कि ये कंप्रेसिव फोर्सेस को रेजिस्ट करती है, ठीक है, सही है, कंप्रेशन को प्रिवेंट करती है, ठीक है, या कंप्रेसिव फोर्सेस को वर्टिब्रल बॉडीज के ऊपर पड़ने से प्रिवेंट करती है और वो सारी फोर्सेस खुद एब्जॉर्ब कर लेती है intervertebral disc. So it is just like acting as a anterior pillar or it is acting like a pillar.
जैसे पिलर का काम होता है कि उसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, इसी तरीके से आपके पास एंटीरियर पिलर है, ठीक है। सो वर्टिब्रल बॉडीज एंड द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दे आर बोथ गोइंग टू फॉर्म द एंटीरियर पिलर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पोस्टीरियर पिलर, ठीक है, तो पोस्टीरियर पिलर में ये जितनी भी मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर्स बताए हैं, पेडिकल है, लैमिना है, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, स्पाइनस प्रोसेसेस हैं, प्लस फेसर जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, सर्वाइकल में भी, थ्रेसिक में भी, लंबर में भी, ठीक है। एक अगर हम स्पाइन में बात करें तो दो किस्म के जॉइंट्स आपको मिलते हैं। एक इंटरवर्टिब्रल जॉइंट होता है जो दो वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान बनता है, और एक होता है फेसर जॉइंट, ठीक है, ये इंटीरियर साइड के ऊपर आपका इंटरवर्टिब्रल जॉइंट होता है, और जो आपका फेसर जॉइंट है ये पोस्टीरियर पिलर में होता है, ठीक है। और पोस्टीरियर पिलर में ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जहां पर पेडिकल्स हैं, ठीक है, वहां पर यूजुअली, या पेडिकल लैमिना के जंक्शन के ऊपर, जहां से साइडों पे ट्रांसवर्स प्रोसेसेस निकल रहे थे, वहां पर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है, दोनों डायरेक्शंस में, ऊपर भी उस जंक्शन के और नीचे भी, ठीक है, सुपीरियर डायरेक्शन में और इंफीरियर डायरेक्शन में, वहां पर आर्टिकुलर सर्फेसेस होती हैं जो कि फेसर जॉइंट्स बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक हो गया जी बच्चों, यहाँ तक बात की समझ आ गई? यस सर। यस सर। तो फेसर जॉइंट्स वाली दोबारा रिपीट कर दें। फेसर जॉइंट्स जो हैं ये एक्चुअली दो किस्म के जॉइंट्स होते हैं आपकी स्पाइन में, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट और फेसर जॉइंट। जो फेसर जॉइंट की आर्टिकुलर प्रोसेस या आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं, जॉइंट तभी बनता है ना बेटे जब आपके पास दो आर्टिकुलर सर्फेसेस हो। तो मैं फेसर आर्टिकुलर सर्फेसेस की बात कर रहा हूँ कि जो पेडिकल्स और लैमिना का जंक्शन है, जहां से ट्रांसवर्स प्रोसेसेस निकल रहे थे लेटरल डायरेक्शन में, यहाँ पर क्या होगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में, सुपीरियर डायरेक्शन में और इंफीरियर डायरेक्शन में आपके पास क्या होंगे, ठीक है, इंफीरियर एंड सुपीरियर डायरेक्शन में आपके पास आर्टिकुलर प्रोसेसेस होंगे। मैं ये एक वर्टिब्रा की बात कर रहा हूँ। अगर इसके ऊपर एक और वर्टिब्रा आ जाए तो उस वर्टिब्रा की जो इंफीरियर डायरेक्शन में आर्टिकुलर सरफेस होगी वो नीचे वाले वर्टिब्रा के सुपीरियर सरफेस के आर्टिकुलर सरफेस के साथ क्या करेगी, फेसर जॉइंट बना लेगी। अब बात की समझ आइए? यस सर, समझ आ गई। Okay. So these are the two pillars that are going to provide support, that are going to provide stability, that are going to provide mobility to the spine. ठीक है। और जो फेसर जॉइंट जैसे इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स हैं उनका काम होता है रोटेट होना, और फेसर रोटेट भी होते हैं इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स, ठीक है, मतलब जस्ट लाइक माय आर्म इज गोइंग टू बी फ्लेक्स्ड एंड एक्सटेंडेड, ठीक है, इसी तरीके से वो भी मूव करते हैं, टिल्टिंग होती है उनकी, ठीक है। और जो फेसर जॉइंट्स होते हैं बेटा, फेसर जॉइंट्स का एक्चुअल मकसद क्या होता है, ग्लाइडिंग, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ग्लाइडिंग होती है, और ये फेसर जॉइंट्स की जो ग्लाइडिंग होती है ये एक्चुअली डिक्टेट करती है कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये डिक्टेट नहीं करेगी तो ऑब्वियसली आपकी मूवमेंट उस डायरेक्शन में नहीं होगी। समझ आ गई बात की? ठीक है, तो एक्चुअल जो फंक्शन है ना डिक्टेशन का, दैट इज गोइंग टू बी विद द फेसर जॉइंट। फेसर जॉइंट की ग्लाइडिंग ही डिक्टेट करेगी कि इस डायरेक्शन में मूवमेंट होनी है और या फिर दूसरी डायरेक्शन में मूवमेंट होनी है, ठीक है। नाउ if we talk about movements of the spinal column or the spine, फ्लेक्शन आप सबको पता है, फॉरवर्ड बेंडिंग हो सकती है, ठीक है, साइड्स के ऊपर बेंडिंग हो सकती है ऐसे, ठीक है, उसके बाद एक्सटेंशन हो सकती है, ये सबको पता है, रोटेशन हो सकती हैं, राइट साइड की लेफ्ट साइड की रोटेशन हो सकते हैं। सो अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसके अलावा उन्होंने कुछ फोर्सेस लिखी हुई हैं, ठीक है, शेयर फोर्सेस हम उनको कहते हैं कि जहां पर ये सिंपल लेमन लैंग्वेज में फ्रिक्शन फोर्सेस, ठीक है, अगर एक लेयर ऊपर वाली नीचे वाली लेयर के, ठीक है, पैरेलल मूव करे, ठीक है, और लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलल मूव करे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, लाइक द फर्स्ट लेयर अबव द लोअर लेयर बिलो, ठीक है, एंड इफ दे मूव लाइक दिस, तो एंटीरियर शेयर, एंटीरियर साइड के ऊपर जो आए फ्रिक्शनल फोर्स, पोस्टीरियर शेयर भी हो सकता है, लेटरल शेयर भी हो सकता है, और इसी तरीके से कंप्रेसिव फोर्सेस का आप सबको पता है, लेट्स से
अब अगर मैं ये कहूँ कि जी मेरी स्पाइन के ऊपर वेट नहीं पड़ा तो ऐसा गलत है। ठीक है, क्या होता है, लेट से मैंने कोई हाथ में कोई भी चीज नहीं पकड़ी हुई लेकिन मेरी फिर भी स्पाइन जो है वो कॉन्टिन्यूसली मेरे वेट को बेयर कर रही है। किस वेट को बेयर कर रही है? मेरे हेड के वेट को बेयर कर रही है, मेरे अपर एक्सट्रीमिटी के वेट को बेयर कर रही है। ठीक है, सही है। और ये सारा वेट जो है वो कहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है? मेरे फ्लोर के ये जो फ्लोर है क्लास का इसके ऊपर, या फिर थ्रू द एंकल्स और थ्रू द फुट। ठीक है, सो कंप्रेशन इस तरीके से आता है। ठीक है, मैं कोई चीज हैवी पकड़ लूंगा अपने हाथों में या कोई भी चीज पकड़ लूंगा तो उसका वेट भी मेरी स्पाइन बेयर करेगी अल्टीमेटली। ठीक है, जी। नाउ this next one is the curves of the spine। ठीक है, कर्व्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमारी फिजिकल थेरेपिस्ट की मेन जो गोल है दैट इज गोइंग टू करेक्ट द पोस्चर। ठीक है, जहां पर हम अपने पेशेंट के पोस्चर को करेक्ट कर देते हैं वहां पर पेशेंट की मैक्सिमम जो पेन्स होती हैं, मैक्सिमम जो कंप्लेंट्स होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। So our goal is to push the patient into the normal posture। ठीक है, हमने उनको नॉर्मल पोस्चर के अंदर पुश करना है। ठीक है, या आप पुश कर लो या आप पुल कर लो, आपने उसको नॉर्मल पोस्चर में लेकर आना उसकी स्पाइन को। ठीक है, सो दैट ये इतना आसान काम नहीं है कि हम पुल कर लें तो इजीली वो पोस्चर में आ जाए वापस, या हम पुश कर दें तो वो भी वो इजीली पोस्चर में चला जाए। नहीं, ये इतना आसान नहीं है, दैट इज डिफिकल्ट। सो हम क्या करते हैं, हम कर्व्स ऑफ द स्पाइन पढ़ते हैं। ठीक है, कि जी स्पाइन में डिफरेंट कर्व्स हैं। ठीक है, जो कि एक्चुअली आपके पोस्चर को मेंटेन करते हैं या आपके पोस्चर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। नाउ there are two primary curves and two secondary curves। ठीक है, primary curve the name is indicating the one curve that is going to be present by birth। ठीक है, by birth जो present है, ठीक है, जिसको कोई adaptation करने की जरूरत नहीं है, ये by birth present है हर वक्त, that is going to be the primary curve। ठीक है, और ये primary curve वो हैं जिनकी जो कन्वेक्सिटी है ये पोस्टीरियर साइड के ऊपर है। ठीक है, जिनकी कन्वेक्सिटी क्या है? पोस्टीरियर साइड के ऊपर है। दैट इज द वन इज द थोरेसिक कर्व एंड द अदर वन इज द सैक्रल कर्व। ठीक है, ये दोनों कर्व जो है इनकी कन्वेक्सिटी पोस्टीरियर साइड के ऊपर है। सेकेंडली जो आपके पास सेकेंडरी कर्व है दैट इज गोइंग टू बी द कर्व्स जो के विद द एज डेवलप करते हैं। ठीक है, अब विद द एज कैसे डेवलप करते हैं? आप लोगों ने कहीं ना कहीं पूरी क्लास में कहीं ना कहीं किसी नेबर में कहीं किसी अपने रिलेशंस में देखा होगा या फैमिली में देखा होगा कि कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, उल्टा लेटता लेट से, मैं सीधा बहुत ज्यादा उसकी हिस्ट्री में नहीं जा रहा या उसकी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में नहीं जा रहा। आप लोगों ने सबसे पहले देखा होगा बच्चा क्या करता है, गर्दन उठाना शुरू करता है, ऐसे ही है। ठीक है, गर्दन का कंट्रोल हासिल करता है, या गर्दन अगर आप उसको उल्टा लेटा दो तो वो सबसे पहले अगर देखेगा अपने एनवायरनमेंट को तो वो गर्दन उठा के देखेगा। ठीक है, वो किसी और चीज को लिफ्ट नहीं करेगा, वो सबसे पहले अपनी गर्दन को लिफ्ट करता है। ठीक है, 6 महीने के बाद जहां पर वो अपनी गर्दन को लिफ्ट करना शुरू करता है बच्चों, वहां पर उसका ये सेकेंडरी कर्व डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द सर्वाइकल कर्व। ठीक है, इसकी जो कन्वेक्सिटी होती है ये एंटीरियर डायरेक्शन पर होती है। ठीक है, ये एंटीरियर साइड के ऊपर इसकी कन्वेक्सिटी है। ठीक है, इट इज अ लॉर्डोटिक कर्व। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करें तो जब बच्चा बड़ा होता जाता है, ठीक है, और बैठना शुरू करता है और क्रॉलिंग करना शुरू करता है तो वहां पर वो अपनी जो लंबर रीजन है, ठीक है, उसको एक्सटेंड करना शुरू करता है जस्ट लाइक दिस। ठीक है, सही है, आपने कभी देखा हो क्रॉलिंग करने के लिए बच्चा उठता हो तो जस्ट लाइक दिस पीछे की तरफ उठता है। ठीक है, या फिर बैठे बैठे क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट होती है ये एक्चुअली क्या करती है, आपके लंबर कर्व को डेवलप करना शुरू कर देती है। ठीक है, मेनली जो एक्सटेंशन है, ठीक है, जब बच्चे ने क्या करना है, रिस्ट के ऊपर आना है या एल्बोज के ऊपर आना है। पहले तो बच्चा सिर्फ उल्टा लेट के ऐसे गर्दन लिफ्ट करता है ना। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बच्चा अपनी एल्बोज लगा के लिफ्ट करता है अपनी चेस्ट को, अपर चेस्ट को, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने
दोनों हाथ भी नीचे लगा के क्या कर लेता है, अपने आपको लिफ्ट कर लेता है कंप्लीटली, वहां पर आपका लंबर कर्व डेवलप होना शुरू होता है। और that lumbar curve that is also has the convexity on the interior side, ठीक है। so these are the two primary curves, ठीक है, जो कि associate करते हैं with the प्राइमरी कर्व्स, ठीक है। दो सेकेंडरी कर्व्स हैं, दो प्राइमरी कर्व्स हैं। अब आप देखो अलग अलग ने कितना अच्छा उसको डेवलप किया हुआ है कि एक आपका सेकेंडरी कर्व आता है तो दूसरा आपका प्राइमरी कर्व आता है, तीसरा आपका सेकेंडरी कर्व आता है तो चौथा आपका प्राइमरी कर्व आता है। कैसे? सर्वाइकल प्राइमरी कर्व है, फिर थ्रेसिक कर्व है, फिर आपका लंबर कर्व है और फिर आपका सैक्रल कर्व है। ठीक हो गया। नाउ हाँ, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी ग्रेविटी जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटी जो है इसमें अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, ठीक है। और यही ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं ये एक्चुअली डिसाइड करती हैं, ठीक है, कि आपका जो पोस्चर है वो ठीक रहेगा या वो ठीक नहीं रहेगा, या विद द पैसेज ऑफ टाइम वो खराब होता जाएगा, डीजनरेशन की तरफ जाता जाएगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है डेट आर गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, डायरेक्टली डाउनवर्ड एक्ट करती हैं, ठीक है। और यही जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है इसके अकॉर्डिंगली आपके मसल्स एक्ट करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपको स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। अगर ये लाइन ऑफ ग्रेविटी आपकी फॉरवर्डली मूव कर जाए, ठीक है, जस्ट लाइक दिस के फॉरवर्डली मूव कर जाए, तो मेरे बैक के जितने भी मसल्स हैं, पोस्टीरियर साइड के मसल्स हैं, उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब सिर्फ लाइन ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली आगे फॉल नहीं कर रही, मेरा वेट भी आगे की तरफ फॉल कर रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरे पोस्टीरियर साइड के मसल्स को एक्ट करना पड़ेगा। अगर यही लाइन ऑफ ग्रेविटी मेरी बैक साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाए, जस्ट लाइक दिस, बैक साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो मेरे फ्रंट साइड के जितने भी मसल्स हैं इनको काम करना पड़ेगा मेरे पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि यही जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है ये आपके कर्व्स में से भी पास करती है, ठीक है। सर इससे पेल्विक टिल्ट वगैरह भी हो जाएगा ना, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। जी, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, जो कि एबनॉर्मल पोस्चर्स हैं, ठीक है, टिल्टिंग के साथ, ठीक है। वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है दैट इज गोइंग टू पास थ्रू डिफरेंट कर्व्स, ठीक है। आपके सर्वाइकल कर्व में से भी पास करेगी, पोस्टीरियर थ्रेसिक कर्व में से भी पास करेगी, लंबर कर्व में से भी पास करेगी, सैक्रल में से भी, एंड सो ऑन टिल योर फुट, ठीक है, टिल योर फीट। सो यही जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है ये एक्चुअली डिसाइड करेगी बेटा कि हमारे कौन सा मसल्स एक्टिवेट होंगे और हमें कब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये जो हमारे कर्व्स में से लाइन ऑफ ग्रेविटी पास कर रही है दैट इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। फ्रंट साइड के ऊपर भी बैलेंस होगी, बैक साइड के ऊपर भी बैलेंस्ड होगी, ठीक है। और फ्रंट और बैक साइड के ऊपर सबसे पहली जो चीज है बैलेंस करने के लिए, देखो हम लोगों ने किसी भी वेट बैलेंस करना होता है, लेट्स से 5 kg की कोई चीज है तो हम लोग दूसरी साइड के ऊपर भी 5 kg का वेट रखते हैं तो वो बैलेंस होता है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो आप सेम टू सेम आप ये देखो कि बॉडी के अंदर एक, अगर आप सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर बात देखो तो दैट इज द सर्वाइकल कर्व, ठीक है, जो कि लॉर्डोटिक है, ठीक है। अब इस लॉर्डोसिस को कंपनसेट कौन कर रहा है, आपका पोस्टीरियर कर्व है, थोरेसिक कर्व, ठीक है। थोरेसिक कर्व जो है दैट इज द पोस्टीरियर कर्व, ठीक है। और इसके बाद आपके पास आ जाता है लंबर कर्व। तो लंबर और सर्वाइकल दोनों इंटीरियर कर्व्स हैं और दोनों एक्चुअली किसको सपोर्ट प्रोवाइड करें, पोस्टीरियर कर्व को, या आप ये भी कह सकते हो कि जो थोरेसिक कर्व जो पोस्टीरियर कर्व है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इन दोनों इंटीरियर कर्व्स को, ठीक है, आप ये भी कह सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सैक्रल। तो लंबर जो है या वो सैक्रल को प्रोवाइड कर रहा है या सैक्रल इन रिटर्न लंबर को प्रोवाइड कर रहा है, वाइस वर्सा, ठीक है। सो दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो इनकी डिजाइनिंग ही ऐसे की है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस किसी बगैर किसी वजह के नहीं, ये थोरेसिक
का पोस्टीरियर कर्व रख दिया और लंबर का एंटीरियर कर्व रख दिया, ऐसा नहीं है. Just for balancing, for the sake of balancing, that is the most important factor. ठीक है, in providing stability to the spine, कि आपने बैलेंस कैसे करना है कर्व्स को. ठीक है. Now आप सबको शायद एक लाइन ड्रॉ हुई हुई नजर आ रही होगी. ठीक है, ठीक है. दिस इज द लाइन ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, जो कि पास कर रही है एक इंडिविजुअल फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंडिविजुअल टू हिज फीट. ऐसे ही सबको नजर आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. So this is the actual line of gravity. ठीक है, और ये जो actual line of gravity है ये आपके वर्टेक्स से स्टार्ट होनी चाहिए और आपके एंकल के वहां पर ड्रॉप हो जहां पर आपका लेटरल मेल्यूलस है. ठीक है, अगर ये यहाँ इसी तरीके से ड्रॉप कर रही है ना और आपकी हाफ बॉडी एंटीरियर है और हाफ बॉडी पोस्टीरियर है, तो दैट इज इट मीन्स दैट यू आर परफेक्टली बैलेंस्ड. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आपकी बॉडी एंटीरियरली शिफ्ट करी है या आपकी बॉडी पोस्टीरियरली शिफ्ट करी है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके पास ये इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, कंडीशंस डेवलप होना शुरू हो जाएंगी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द पोस्चर. अगर हम सबसे पहले बात करें एंकल जॉइंट की, तो एंकल जॉइंट में ग्रेविटी जो है वो जॉइंट के इंटीरियरली फॉल कर रही है. तो मैंने पहले क्या बात की थी कि अगर वो इंटीरियरली फॉल करे किसी भी जॉइंट के, ठीक है, तो इट मींस दैट कि हमारे जो पोस्टीरियर मसल्स हैं उनको काम करना पड़े. अब पोस्टीरियर कौन से मसल्स हैं? मीडियल एंड लेटरल गैस्ट्रोक्नीमियस है एंड सोलियस है. ठीक है, जो काफ मसल्स हैं. ठीक है, इन काफ मसल्स को कॉन्टिन्यूसली एक्ट करना पड़ता है टू स्टेबलाइज दैट लाइन ऑफ ग्रेविटी, चाहे आपने बेटा कोई वेट पकड़ा है या नहीं पकड़ा. ठीक है, सो प्लांटर फ्लेक्सस या आप काफ मसल्स कह सकते हो, गैस्ट्रोक्नीमियस मीडियल लेटरल साइड का प्लस सोलियस, they are going to provide stability or they are going to balance the effect of line of gravity which is going to fall on the anterior side of the ankle joint. जी बच्चों, यहाँ तक बात की समझ आई है? जी सर. ऐसे समझ आ रही है. बेटा आपकी आवाज नहीं आई मुझे, क्या कह रहे हो? सर समझ आ गई है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज द नी. अगर हम नी जॉइंट की बात करें तो नी जॉइंट यहाँ जो नी ग्रेविटेशनल लाइन है, ये लाइन ऑफ ग्रेविटी है, ये नी जॉइंट के भी इंटीरियरली फॉल करती है. ठीक है, किसके इंटीरियरली फॉल करती है? नी जॉइंट के भी इंटीरियरली फॉल करती है. ठीक है, अगर आप ये देखो कि लाइन ऑफ ग्रेविटी इंटीरियरली फॉल करेगी तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, या अगर हमारे पोस्टीरियर साइड के मसल्स या कैप्सूल या लिगामेंट्स काम नहीं करेंगे या स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली हम फॉल कर जाएंगे. ठीक है, इंटीरियर साइड के ऊपर. ठीक है, अगर इंटीरियर साइड के ऊपर लाइन ऑफ ग्रेविटी फॉल करी तो हम लोगों ने इंटीरियर साइड के ऊपर फॉल कर जाना है. सो यहाँ पर जो नी जॉइंट की जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आपके पास दोबारा से हैमस्ट्रिंग मसल्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स हैं. ठीक है, नी जॉइंट में हैमस्ट्रिंग का आप सबको पता है कि उसमें बाइसेप फेमोरस आ जाता है, सेमी टेंडिनोसिस आ जाता है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस आ जाता है, और ये तीनों मसल्स क्या हैं? नी के पावरफुल फ्लेक्सर्स हैं नी जॉइंट के. सो अगर तो लाइन ऑफ ग्रेविटी इंटीरियरली फॉल कर रही है, नॉर्मली लाइन ऑफ ग्रेविटी इंटीरियरली फॉल कर रही है, तो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कहाँ से की जाएगी? विद द हेल्प ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स. ठीक है, और सेकेंडली आपके पास गैस्ट्रोक्नीमियस है. ठीक है, आप सबको पता है कि मीडियल और लेटरल गैस्ट्रोक्नीमियस एक्चुअली फीमर से राइज करते हैं, फीमर के डिस्टल एंड से, और ये टू जॉइंट एक्टिंग मसल्स हैं गैस्ट्रोक्नीमियस, जो जिनकी हमने पहले बात की है. ये गैस्ट्रोक्नीमियस जो है ये आपके नी जॉइंट को भी पास कर रहे होते हैं, ये एट द सेम टाइम आपके एंकल जॉइंट को भी पास कर रहे होते हैं. ठीक हो गया? नाउ द नेक्स्ट वन इज द हिप. हिप जॉइंट की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि हिप जॉइंट के ऊपर, जैसे अभी एक बच्ची ने बात की थी टिल्टिंग ऑफ द पेल्विस की, एंटीरियर टिल्ट हो जाता है या पोस्टीरियर टिल्ट हो जाता है. काइनेसियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा टिल्टिंग के बारे में, एंटीरियर टिल्टिंग क्या है या पोस्टीरियर टिल्टिंग क्या है. तो हिप की जो लाइन ऑफ ग्रेविटी हिप के ऊपर फॉल करती है, that is going to depend on the swing, that is going to depend on the upper region, that is the spinal column.
अगर स्पाइनल कॉलम आगे की तरफ फॉल करेगी तो आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ फॉल कर जाएगी हिप जॉइंट के। अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी, अगर जो आपके स्पाइनल कॉलम है दैट इज गोइंग टू बी शिफ्टेड बैकवर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, आपकी पोस्टीरियरली शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यूजुअली नॉर्मल नॉर्मल पोस्चर में आपकी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो आपकी स्ट्रेट हिप जॉइंट के थ्रू पास कर रही होती है और बैलेंस्ड होती है, ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए किसी एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं होती, ना फ्रंट के ऊपर ना बैक के ऊपर, और जस्ट इट इज गोइंग टू पास थ्रू योर हिप जॉइंट, ठीक है, और वो बैलेंस्ड है दोनों साइड्स के ऊपर, ठीक है। वो कहता है कि वैसे जो स्टेबिलिटी है, पैसिव स्टेबिलिटी, वो उसके लिए उन्होंने एक नाम रखा हुआ है इलियोफेमोरल लिगामेंट का, दैट इज अ लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट। इलियोफेमोरल लिगामेंट याद रखिएगा कि पैसिव स्टेबिलिटी, एक्टिव स्टेबिलिटी नहीं, मसल की कॉन्ट्रैक्शंस के साथ कोई स्टेबिलिटी नहीं हमें रिक्वायर्ड, हमें रिक्वायर्ड है सिर्फ स्टेबिलिटी किसके थ्रू, इलियोफेमोरल लिगामेंट के थ्रू, ठीक हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ट्रंक, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी है ट्रंक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सर्वाइकल और लंबर वर्टेब्रास, सिर्फ सर्वाइकल और लंबर की बात हो रही है, ठीक है, थोरेसिक की बात नहीं हो रही, सेक्टम की बात नहीं हो रही, सर्वाइकल और लंबर रीजन की बात हो रही है। यहाँ के जो सर्वाइकल के जो वर्टेब्रास हैं और लंबर के जो वर्टेब्रास हैं, इनकी जो वर्टेब्रल बॉडीज है, लाइन ऑफ ग्रेविटी उस वर्टेब्रल बॉडीज के थ्रू पास कर रही है, ठीक है। किसके थ्रू पास करिए, उस लाइन ऑफ ग्रेविटी के सेंटर, या लाइन ऑफ ग्रेविटी उनके सेंटर में, उनकी वर्टिब्रल बॉडीज के सेंटर से पास कर रही है। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि आपके पोस्चर को मेंटेन किया जा सके, ताकि आपकी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो इन ही वर्टिब्रल बॉडीज के सेंटर से पास करे, ठीक है, ना कि इन वर्टिब्रल बॉडीज के पीछे से, ना इन वर्टिब्रल बॉडीज के आगे से, ठीक है। तभी आपकी जो बॉडी है दैट इज गोइंग टू बी परफेक्टली बैलेंस्ड, ठीक है, हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि जी हेड की अगर हम बात करें तो हेड में जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है दैट इज गोइंग टू फॉल ऑन द इंटीरियर साइड ऑफ द एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ठीक है। क्रेनियो वर्टिब्रल जॉइंट, जो मैंने पहले बात की, जो हेड होता है वो आपकी स्पाइन के सबसे ऊपर टॉप पर प्रेजेंट है और वहां पर क्रेनियो वर्टिब्रल जॉइंट बन रहा है। तो वो जो एक्चुअल जॉइंट है जो क्रेनियम को, हेड को आपके वर्टिब्रास के साथ अटैच करे, दैट इज एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। एटलस सर्वाइकल, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को कहते हैं, और जो ऑक्सीपिटल है वो आपका क्रेनियम है, ठीक हो गया। और सेकंड, जो पहले से मैंने बात की है कि जहां लाइन ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रही है, अगर एंटीरियर साइड के ऊपर फॉल करे तो पोस्टीरियर साइड के मसल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, अगर पोस्टीरियर साइड के ऊपर कर रही है तो एंटीरियर साइड के मसल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्टेबिलिटी। हम स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं या स्टेबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, या इंप्रूवमेंट के लिए हम तीन चीजें कर सकते हैं कि अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो डाउन कर दें, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बेटा कैसे कम नीचे कैसे किया जा सकता है, जैसे हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, हम सिटिंग में आ जाएं, सिटिंग में है तो हम लोग बिल्कुल फ्लोर के साथ बैठ जाएं, ठीक है। तो इट मींस दैट वी हैव लोड डाउन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वी हैव लोड द लाइन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। जब लाइन ऑफ ग्रेविटी को आप लोड कर दोगे तो उसको, उसकी सपोर्ट जो है या उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप बेस को बड़ा कर दो, वाइडेंड कर दो। अब बेस को वाइड कैसे किया जा सकता है, आप फीट को क्लोज रखोगे तो बेस आपकी छोटी हो जाएगी, जैसे जैसे फीट्स को अपार्ट करोगे एक खास हद तक, एक खास हद तक आपकी स्टेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, आपकी जो बेस है वो मैक्सिमम हो जाएगी। एक खास हद के बाद दोबारा से आपकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें इम्बैलेंस के चांसेस ज्यादा हैं, चाहे बेस ऑफ सपोर्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि बेस ऑफ सपोर्ट में वो एक्चुअली वो सारा एरिया कवर नहीं हो रहा, हमारी फीट पूरा एरिया कवर नहीं कर रहे होते, जितना मर्जी आप अपार्ट जा रहे हो तो एक्चुअली आप सरफेस एरिया आपका उतना ही है, ठीक है, आपके फीट का, ठीक है, जितना कि आप पहले यूज कर रहे हो। क्योंकि अब आप दूर जा रहे हो और सेंटर में जो फीट के सेंटर में जो एरिया वो सारा क्या है, वेकेंट है, ठीक है।
तो वो जो वेकेंट एरिया एक्चुअली वो क्या कर रहा है, आपके लाइन ऑफ ग्रेविटी को इजीली आगे या पीछे मूव करवा सकता है या फिर आपको इम्बैलेंस कर सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपके पास एक्टिव स्टेबिलिटी या पैसिव स्टेबिलिटी। एक्टिव स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपके मसल्स का कंट्रोल, ठीक है। और पैसिव स्टेबिलिटी क्या होता है कि आपके पास जो लिगामेंट्स हैं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, ठीक है। जी बच्चों, यहाँ तक बात की समझ आ गई? जी सर। Yes, sir. अच्छा जी, स्पाइन की जो स्टेबिलिटी है, जैसे मैंने पहले बात की कि आपके पास या एक्टिव स्टेबिलिटी है या पैसिव स्टेबिलिटी है। एक्टिव स्टेबिलिटी जो है वो टोटली वर्क करती है किसके ऊपर, आपके डिपेंड करती है आपके मसल्स के ऊपर। जो muscles पैसिव स्टेबिलिटी है वो आपकी डिपेंड कर रही है लिगामेंट्स के ऊपर या नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? लिगामेंट्स होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, मेनिस्काई होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन कह सकते हो आप लोग आर्टिकुलर सर्फेसिस बोल सकते हो, बोन इटसेल्फ, ठीक है। तो ये जो है ये सारे नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट्स हैं और ये पैसिव स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक हो गया। लास्ट में एक जो चीज है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द न्यूरल कंट्रोल, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल मतलब कि न्यूरोलॉजिकली कितने एफिशिएंट है एक इंडिविजुअल, ठीक है, जो कि अपने स्पाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। अब आप देखोगे कि जो एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारता हो पेशेंट, आप लोगों में जिसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, वो ज्यादा जंप एंड बाउंस कर सकेगा कहीं पर भी, उसको अपने इजीली वो अपने आप को स्टेबलाइज कर सकेगा, ठीक है। और सेकेंडली जो जिसके सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगी, अगर आप उसको जंप एंड बाउंस करवाओगे तो उसके फॉल होने के चांसेस ज्यादा है। अब वो बात क्या करना चाहता है, बात ये करना चाहता है कि जैसे न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल बेहतर होते हैं तो वो बेहतर कैसे होता है, विद दी एक्टिविटीज। आप जैसे जैसे एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारते हो वैसे वैसे न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल में अडेप्टेशंस आना शुरू हो जाते हैं और वो अडेप्टेशंस आपके लिए इफेक्टिव होती हैं, वो आपको स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक हो गया। नाउ कहते कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पंजाबी, ठीक है। उसने क्या किया, उसने कहा कि मैंने जो रेंज ऑफ मोशन है ना, मेरी ये एक रेंज है। रेंज ऑफ मोशन का तो आप सबको पता है ना, फ्लेक्शन की रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है, 0 to 180 डिग्री। ये कंप्लीट ये जो आर्क है 0 से 180 डिग्री की, ये उसकी मोशन है या रेंज ऑफ मोशन है। वो कहता है कि उसने रेंज ऑफ मोशन को क्या किया, डिवाइड कर दिया इनटू 2 जोन्स। The one is the neutral zone and the other one is the elastic zone. वो कहते हैं न्यूट्रल जोन होता है या इलास्टिक जोन होता है, ठीक है। वो कहते हैं न्यूट्रल जोन की जब अगर हम बात करें तो न्यूट्रल जोन में आपके पास जितनी भी स्टेबिलिटी है ना, जितनी भी स्टेबिलिटी है, मैक्सिमम जो स्टेबिलिटी है वो आपके इनर टिश्यूज या आप पैसिव स्टेबिलिटी आपकी चल रही होती है। एक्टिव स्टेबिलिटी का उसमें रोल नहीं होता जब आप न्यूट्रल जोन में, ठीक है। न्यूट्रल जोन में आपकी एक्टिव स्टेबिलिटी का कोई रोल नहीं है, पैसिव स्टेबिलिटी चल रही है, ठीक है। आपको पैसिवली स्टेबलाइज किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स, विद द हेल्प ऑफ कैप्सूल, ऐसे ही है। तो सेकेंडली वो कहते हैं कि जब आप इलास्टिक जोन में जाओगे तो इलास्टिक जोन में वो कहता है कि आपकी जो स्टेबिलिटी है दैट इज गोइंग टू बी डिपेंड ऑन द एक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और दैट इज गोइंग टू बी डिपेंड ऑन द कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट्स, ठीक है। वो कहते हैं जब भी आप इलास्टिक जोन में जाते हो, ठीक है, अपने न्यूट्रल जोन को छोड़ के जब आप इलास्टिक जोन में जाते हो, जैसे लेट्स से मैं स्टैंडिंग पोजीशन में हूं तो शायद मेरे मसल्स इतने वर्क नहीं कर रहे, लेकिन अगर मैं अपनी न्यूट्रल जोन को छोड़कर क्या जाऊं, इलास्टिक जोन में जाना शुरू करूं, ठीक है। इलास्टिक जोन उसने इसलिए भी कहा है कि ये जब न्यूट्रल जोन को छोड़ के आप इलास्टिक जोन में जा रहे होते हैं तो वही स्ट्रक्चर्स, वो जो पैसिव स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें लिगामेंट्स, अब वो क्या, क्योंकि वो बेंडिंग में जा रहा है या इलास्टिक जोन में जा रहे हैं तो वही स्ट्रक्चर्स एक्चुअली क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं या इलोंगेट हो रहे हैं, ठीक है, उसकी रेंज ऑफ मोशन को
अलाउ करने के लिए, ठीक है। तो जब वो रेंज ऑफ मोशन में काम करना शुरू कर देते हैं तो पीछे आपके पास एक्टिव स्टेबिलिटी बचती है या एक्टिव कंपोनेंट्स बचते हैं। और वो एक्टिव कंपोनेंट्स क्या हैं? आपके मसल्स, मस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। और वो मस्कुलर सिस्टम आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इनटू द इलास्टिक जोन। ठीक हो गया? Now the next one is your influence stability। स्टेबिलिटी के ऊपर किन किन फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। उसमें आपके पास आ जाते हैं मसल्स। मसल्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपकी स्टेबिलिटी के अंदर, ठीक है। और जो स्पाइन के मसल्स हैं, ठीक है, इनमें फर्दर हम डिवाइड करते हैं टू टाइप ऑफ मसल्स। द वन इज द सुपरफिशियल मसल्स, द सेकंड वन इज द डीप मसल्स। ठीक हो गया? डीप को हम लोग कोर मसल्स भी कह सकते हैं, सुपरफिशियल को हम लोग ग्लोबल मसल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल एंड कोर, सुपरफिशियल एंड डीप, ठीक है। तो जो सुपरफिशियल मसल्स हैं, दे आर गोइंग टू एक्ट एज अ स्टार्टर ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। ये जो है ये मूवमेंट को स्टार्ट करने में, मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो किसका काम है? एक्चुअली स्पाइन की जो स्टेबिलिटी है दैट इज गोइंग टू बी द वर्क ऑफ द डीप मसल्स और द कोर मसल्स, ठीक है। आप सब लोगों ने बात सुनी होगी, काफी ज्यादा कोर स्ट्रेंथनिंग करवानी है या कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवानी है। तो एक्चुअली वो जो कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं वो एक्चुअली स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए होती है। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पर बच्चों एक फिनोमिना है, ये आप लोगों की स्क्रीन के सामने एक चीज शो हो रही है, सबको नजर आ रहा है? ऐसा नजर आ रही है। अच्छा बच्चों, इस चीज को बड़े गौर से अच्छे तरीके से देखना है। सबसे पहले ए जो डायग्राम है उसको देखो, ये वर्टिब्रा है बेटा, एरो भी नजर आ रहा है सबको? जी सर। ये यस एक सर। ये बेटा एक वर्टिब्रा है ऊपर वाला, ये सेकंड वर्टिब्रा है, थर्ड वर्टिब्रा है, फोर्थ वर्टिब्रा एंड सिक्स्थ वर्टिब्रा। यहाँ पर वो बात बताना चाह रहा है किसकी? सुपरफिशियल मसल्स की। इनकी ग्लोबल मसल्स की, सुपरफिशियल मसल्स, ग्लोबल मसल्स। अब वो कहते हैं ये जो सुपरफिशियल और ग्लोबल मसल्स हैं, जब भी ये एक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये किस तरीके से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं? अगर ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, वैसे ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन अगर ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहें तो कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब ये जो वर्टिब्रास हैं, वर्टिब्रल स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और ये साइडों के ऊपर दो ब्लैक लाइंस आप लोगों को नजर आ रही हैं, ये एक्चुअली क्या है? आपके पास ग्लोबल मसल्स हैं। यहां से ओरिजिनेट होके यहाँ पर इंसर्ट हो रहे हैं, या यहाँ पर इंसर्ट होके यहाँ से ओरिजिनेट होके यहाँ पर इंसर्ट हो रहे हैं, लेट्स से ये ग्लोबल मसल्स हैं, सुपरफिशियल मसल्स हैं। अब वो कहते हैं कि जब भी ये जो ब्लू लाइन है दैट इज गोइंग टू शो द कॉन्ट्रैक्शन। जब भी ये सुपरफिशियल मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या ग्लोबल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या करेंगे? क्या वो इस स्ट्रक्चर को पुश करें या पुल करें? जी बच्चों, इसके ऊपर कोई इफेक्ट आएगा इस स्ट्रक्चर के ऊपर? यस सर। नो सर। नहीं आएगा, क्योंकि नहीं आ रहा। नो सर, नहीं आएगा। इनका जो काम है वो सिर्फ किसके साथ अटैच है? इस ऊपर वाले वर्टिब्रा के साथ। इस नीचे वाले वर्टिब्रा के ऊपर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन हो रही है डाउनवर्ड, ऐसे ही है बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कॉन्ट्रेक्शन हो रही है। तो ये जो ऊपर वाला वर्टिब्रा है ये क्या करेगा? डाउनवर्ड मूव करना शुरू करेगा। जी जी सर। बच्चों, जी जब ये सर। डाउनवर्ड मूव करना शुरू करेगा तो ये अल्टीमेटली किसको हिट करेगा? इस नीचे वाले वर्टिब्रा को, सेकेंड वर्टिब्रा को। सेकंड वाला थर्ड वाले वर्टिब्रा को, थर्ड वाला फोर्थ, फोर्थ वाला फिफ्थ पे, सो ऑन, ठीक है, ऐसे ही है। तो जब ये वर्टिब्रास एक दूसरे को पुश करते हैं तो अल्टीमेटली कंप्रेसिव फोर्सेस जनरेट होती हैं। और वो कहता है कि अगर सुपरफिशियल मसल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस प्रोवाइड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ
जी बच्चों, किसकी हेल्प पे थ्रू कंप्रेस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं? Compressive forces. कंप्रेसिव फोर्सेस, ठीक है। वो कहते हैं ये सारा काम बिल्कुल ठीक है, हम मान लेते हैं कि जिस सुपरफिशियल मसल जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसिव फोर्सेस, मान लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि लेट्स से, ठीक है, एक इंडिविजुअल है, उसका एक भी वर्टेब्रा, ये जो 6 वर्टेब्रास है ना बेटा, वो कहते हैं उसका एक भी वर्टेब्रा अगर आउट ऑफ द अलाइनमेंट हुआ तो फिर ये हाल हो जाएगा। क्या हाल हो जाएगा? ये हाल हो जाएगा जो सेकंड पिक्चर में शो हो रहा है। अब आपको मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। पुराने जमाने में विकेट्स बनाते होते थे वो ईंटों की, ठीक है, लड़कों को भी पता होगा, बच्चियों को भी पता होगा, ठीक है। जी सर। ईंटों की विकेट बनाते थे तो उसमें सबसे ज्यादा हमें क्या होता था, इसको बैलेंस करना है, ये ना आगे की तरफ गिर जाए ना पीछे की तरफ गिर जाए। ऐसे ही होता था ना कि अगर कोई भी एक ईंट, ठीक है, या ब्रिक जो है वो अलाइनमेंट से बाहर होती थी, या वो पीछे की तरफ हो या वो आगे की तरफ हो या वो साइड पे कहीं पर भी बहुत ज्यादा मूव कर रही हो, या आप उसको प्लेस कर दोगे तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, कोलैप्स करवा देगा। ऐसे ही होता था, जी सर. ठीक है। जी सर। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर एक भी वर्टिब्रा आउट ऑफ द अलाइनमेंट हुआ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ना मौजूद हुआ, तो क्या होगा कि जब ये सुपरफिशियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ऊपर वाला वर्टिब्रा कंप्रेशन डालना शुरू करेगा नीचे वाले वर्टिब्रास पर, तो जो आउट ऑफ द अलाइनमेंट वाला वर्टिब्रा है वो क्या कर देगा, बाकी तमाम स्ट्रक्चर्स को क्या कर देगा, कोलैप्स कर देगा नीचे वाले, ठीक है। सो that is why we are not going to depend on the superficial muscles for spinal stability, ठीक है। समझ आ गई बेटा? इसका जवाब मिल गया कि हम कोर स्टेबिलिटी की तरफ क्यों जाते हैं स्पाइन, और हम ग्लोबल स्टेबिलिटी की तरफ क्यों नहीं जाते। इसका जी सर. जवाब मिल जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. जी हाँ, सर। द नेक्स्ट वन इज द, ये जो इनर टिश्यूज हैं, पैसिव स्ट्रक्चर्स हैं। पैसिव स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? लिगामेंट्स होते हैं, ये जो कैप्सूल होता है ये भी पैसिव स्ट्रक्चर होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन भी पैसिव स्ट्रक्चर है। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर सकते, ये एक्चुअली क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर्स हैं ना। वो कहते हैं ये जो पैसिव स्ट्रक्चर्स हैं इनका स्टेबलाइजिंग एक्शन भी होता है। तो वो कहते हैं कि ये जो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने बात की हुई है फेसर जॉइंट्स की सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा लिगामेंट्स भी, कैप्सूल्स भी, ठीक है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, पैसिव स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब वो कहते हैं फेसर जॉइंट की अगर हम बात करें तो फेसर जॉइंट में वो कहते हैं ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन क्या होती है? लेट्स से मैं अभी आप सबके सामने देख रहा हूं, दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ माय फेस, ठीक है। अगर मैं इस ओरिएंटेशन को बयान एक्सप्लेन करूं तो मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, रिगार्डिंग टू माय ऑन बॉडी, ठीक है, कि जी माय फेस इज ओरिएंटेड इन द एंटीरियर डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऊपर की तरफ देखना शुरू कर दूं तो मैं क्या कहूंगा कि माय फेस इज ओरिएंटेड इन द इंटीरियर डायरेक्शन एंड सुपीरियर डायरेक्शन, सही है। अगर मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ देखना शुरू करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, माय फेस इज डायरेक्टेड anteriorly and slightly in lateral direction, left lateral direction। ऐसे ही है बेटा, सबको समझ आ रही है? Yes, sir. नाउ वो कहते हैं कि इसी तरीके से हमारे पास फेसर जॉइंट्स की ओरिएंटेशन होती है। हमारे पास किसकी होती है ओरिएंटेशन? फेसर जॉइंट्स की। हर रीजन में डिफरेंट ओरिएंटेशन, ठीक है। ऊपर वाले जो फेसर जॉइंट्स हैं, ठीक है, इनकी ओरिएंटेशन है सर्वाइकल की ओर है, थोरेसिक की ओर है और लंबर की ओर है। ये आप लोग आगे जाके जो मैनुअल थेरेपी का सब्जेक्ट है उसमें ये हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि क्या क्या ओरिएंटेशन है, वहां पर आप लोगों को इसका पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, फेसर जॉइंट्स की डिफरेंट ओरिएंटेशन है। अब वो कहते हैं यही जो फेसर जॉइंट की ओरिएंटेशन है ये एक्चुअली क्या करेंगे, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो
सर्वाइकल के फेसर जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को अलाउ करते हैं, ठीक है, सही है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, थ्रेसिक जॉइंट की जो फेसर थ्रेसिक स्पाइन की जो फेसर जॉइंट है वो रोटेशन को, साइड बेंडिंग को और फॉरवर्ड बेंडिंग को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, एक्सटेंशन में वो नहीं लेकर जाते, ठीक है। इसी तरीके से सर्वाइकल की जैसे हमने बात की कि ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन अलाउ करते हैं, तो वो बेंडिंग्स अलाउ नहीं करते ना रोटेशंस अलाउ करते हैं सर्वाइकल के, सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन अलाउ कर, ठीक है। इसी तरीके से लंबर के भी जो फेसर जॉइंट्स हैं ये भी क्या करें, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करें, ठीक है। अब इन्हीं फेसर जॉइंट में ये इनके फीचर्स हैं, या ये फेसर जॉइंट जो ये जो मूवमेंट्स अलाउ करें, अलाउ क्या करें, सर्वाइकल में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन अलाउ करें, थ्रेसिक स्पाइन में रोटेशन और साइड बेंडिंग अलाउ करें, और लंबर में भी फ्लेक्शन और बैकवर्ड बेंडिंग या फॉरवर्ड बेंडिंग अलाउ करें, ठीक है। तो ये इनके कैरेक्टर्स हैं, ये इनके फीचर्स हैं, और एट द सेम टाइम ये लिमिटेशन भी प्रोवाइड करते हैं। लिमिटेशन किस चीज की, ठीक है, वो कहते हैं कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन के लिमिट के ऊपर ये फेसर जॉइंट क्या कर देते हैं, लिमिट हो जाते हैं, क्योंकि इससे बियॉन्ड एक्सटेंशन नहीं पॉसिबल। एक एंड आता है जिस पर आपके फेसर जॉइंट जो हैं वो क्या हो जाते हैं, अप्रोक्सीमेट हो जाते हैं, और अप्रोक्सीमेट होकर वो क्या बताते हैं कि भाई इसके बाद आपकी एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है, तो ये उसका लिमिटिंग फंक्शन है। सेकंड, अगर हम थ्रेसिक स्पाइन के फेसर जॉइंट की बात करें तो फेसर जॉइंट्स इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं होते जितने रिब्स होती हैं। अब थ्रेसिक स्पाइन के साथ आपके रिब्स आर्टिकुलेट करें तो ये रिब्स ज्यादा लिमिटेशन प्रोड्यूस करती हैं एज कंपेयर टू योर फेसर जॉइंट्स। मतलब यहाँ पर फेसर जॉइंट्स लिमिटेशन नहीं इतनी प्रोवाइड करे जितने आपके रिब्स एक्चुअली प्रोवाइड कर, ठीक है। थर्डली जो है आपके पास रोटेशन, लंबर स्पाइन में फेसर जॉइंट जो है वो रोटेशन को अलाउ नहीं करते। बेटा ये जो फेसर जॉइंट जो जिस चीज को लिमिट कर रहा है ना, दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस चीज को मूवमेंट के लिए बनाया ही नहीं है, इसलिए फेसर जॉइंट जो है वो उन चीजों को क्या करें, लिमिट करें, ठीक है। समझ आई बात की या नहीं आई? जी सर समझ आ गई। आ गई सर। Now the next one is the intervertebral disc। बेटा इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क की जो है हाइट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। वो कहते हैं ये जो हाइट होती है ना ये एक्चुअली डिक्टेट करती है कि स्पाइन वो सेगमेंट कितना मूवेबल होगा, जहां पर हाइट ज्यादा है वो मूवेबल है, जहां पर हाइट कम है वो कम मूवेबल है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइट जहां पर ज्यादा होगी वो वाला जो सेगमेंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा मूवेबल होगा। इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइट जहां पर कम हो जाएगी वहां पर मूवमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बूढ़े लोगों में आप लोग देखोगे तो वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क श्रिंक हो जाती हैं, तो एक्चुअली वो भी एक रोल प्ले कर रही हैं कि वहां पर मूवमेंट बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि वहां पर हाइट क्या हो गई है, कम हो गई। सर्वाइकल स्पाइन में सबसे ज्यादा रेशो होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क हाइट टू वर्टिब्रल बॉडी हाइट, मतलब वर्टिब्रल बॉडी की हाइट को और इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइट की रेशियो ली जाती है। दो अलग चीजें, वर्टिब्रल बॉडी की हाइट और इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइट की रेशियो ली जाती है, ठीक है। जहां पर इंटरवर्टिब्रल, ये सिंपली याद रखें, जहां पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइट ज्यादा होगी, ठीक है, वहां पर आपकी मूवमेंट सबसे ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, और जहां पर आपकी डिस्क की हाइट कम होगी वहां पर मोबिलिटी कम होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो सर्वाइकल स्पाइन में इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइट ज्यादा है, ठीक है, विद रेफरेंस टू द वर्टिब्रल बॉडी हाइट, ठीक है। सेकेंडली लंबर स्पाइन में कम हो जाती है, ठीक है, और थ्रेसिक स्पाइन में सबसे कम है इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइट, ठीक है लंबर में भी कम, लेकिन थ्रेसिक में सबसे कम है, क्योंकि वहां पर वर्टिब्रल बॉडी की हाइट जो है वो लेट्स से अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। लंबर में अगर 3 सेंटीमीटर की है तब 1 सेंटीमीटर की है, और अगर सर्वाइकल की बात करें तो 5 सेंटीमीटर है तो उसकी 2 सेंटीमीटर हाइट है इंटरवर्टिब्रल डिस्क की,
बच्चों बात समझ आई है यस सर। या मैं अकेले ही पढ़ा रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ? नहीं सर, आ गई है समझ। काफी समझ। सर आ गई है समझ। ओके, नाउ अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप ऑफ मसल्स, सुपरफिशियल मसल्स और आपके कोर मसल्स। अब वो कहते हैं सुपरफिशियल मसल्स जो हैं दे आर फॉर अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जहां पर जहां जॉइंट है, जहां पर एक्चुअली जॉइंट है और जहां पर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे बहुत दूर होते हैं सुपरफिशियल मसल्स। जो कोर मसल्स होते हैं वो इसके बिल्कुल पास होते हैं। जहां एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास हो कोई मसल, वहां पर वो उसको स्टेबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करता है। जो मसल्स आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास हैं वो एक्चुअली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज के जो सुपरफिशियल मसल्स होते हैं ये मल्टीपल सेगमेंट्स को क्रॉस करके जाके इंसर्ट होते हैं किसी एक जगह पर, लेकिन जो कोर मसल्स होते हैं ये हर वर्टिब्रल सेगमेंट के ऊपर अटैचमेंट देते हैं। मतलब इन्होंने अगले वर्टिब्रल सेगमेंट पे जाना है तो इन्होंने पहले वाले को अटैच कर लेना है अपने साथ, फिर नेक्स्ट वाले पे अटैच होना है, फिर नेक्स्ट वाले पे अटैच होना है, ठीक है। तो ये भी इनकी क्या करता है, स्टेबिलिटी में इंपॉर्टेंस को इंक्रीज करता है। थर्ड क्या है, वो कहता है कि दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस गेव वायर फंक्शन। गेव वायर फंक्शन बेटा आप सब लोगों ने देखा होगा, ये जो मोबलिंग्स के पोल्स लगे होते हैं या यूफोन वालों के पोल्स लगे होते हैं और उनके साथ एक वायर लगाई हुई होती है, डिफरेंट डायरेक्शंस में वायर्स होती हैं जो एक्चुअली उस पोल को क्या कर रही होती हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है। तो दैट इज अ गेव वायर, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जो सुपरफिशियल मसल्स हैं ये क्या करते हैं, गेव वायर फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं, आपके गेव वायर फंक्शन के तौर पर एक्ट करते हैं। जो गेव वायर फंक्शन मैंने पहले समझाया था कि जी जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर वाला वर्टिब्रा क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा और इस तरीके से वो फर्दर नीचे वाले वर्टिब्रास को पुश करता जाएगा, कंप्रेस करता जाएगा, और इससे क्या होगी, कंप्रेसिव फोर्सेस इंक्रीज हो जाएगी और स्टेबिलिटी आएगी। इसे यही गेव वायर फंक्शन है, ठीक है। सेकंड क्या है आपके पास, कंट्रोल सेगमेंटल मोशन, ठीक है। कंट्रोल सेगमेंटल, कोर मसल जो है वो आपकी सेगमेंटल मोशन को कंट्रोल करते हैं। वो बड़े बड़े जॉइंट्स की मूवमेंट को या मल्टीपल जॉइंट्स की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करते, वो दो वर्टिब्रा इनके दरमियान होने वाली मूवमेंट को वो करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दूसरे से तीसरे वर्टिब्रा पर नहीं जाते, वहां का अपना कोर मसल उसकी स्टेबिलिटी, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब वो कहते हैं कि जो ग्लोबल मसल्स हैं दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस कंप्रेसिव फोर्सेस, ठीक है। जबकि वो कहते हैं कोर मसल्स में आपके पास जो डिफरेंस है वो है कि इनमें ग्रेटर पोर्शन होता है टाइप 1 मसल फाइबर्स का। अब आपको पता है कि टाइप 1 मसल फाइबर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं, दे आर गोइंग टू कंटिन्यू, दे आर गोइंग टू रेजिस्ट फटीग फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, ठीक है। ये काफी देर तक ये एक्टिव रहते हैं विदाउट एनी फटीग, ठीक है। अब वो कहते हैं सर्वाइकल और लंबर के हम लोग सुपरफिशियल और कोर मसल्स भी देख लें कि कौन कौन से हैं। सर्वाइकल में आपके पास स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड है, ठीक है, स्केलेनाई मसल्स हैं, इसके अलावा अपर ट्रेपीजियस है, लिवेटर स्कैपुला है और इरेक्टर स्पाइनाई है। ये तमाम क्या है, आपके ग्लोबल मसल्स हैं, ठीक है। जो कोर मसल्स हैं, रेक्टस कैपिटस एंटीरियर है, लेटरालिस है और लॉन्गस कोलाई है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट मसल्स हैं। मैं इनको पल्पेट नहीं कर सकता, रेक्टस कैपिटस एंटीरियर को, लेटरालिस को, लेकिन मैं स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड को पल्पेट कर सकता हूँ, ठीक है, सही है। स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड है आपके पास। उसके अलावा वो कहते हैं कि आपके पास ट्रेपीजियस है, ठीक है, लिवेटर स्कैपुला है, जस्ट लाइक दिस, ये लिवेटर स्कैपुला है, ये सुपरफिशियल मसल्स है, मैं इनको इजीली पल्पेट कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज लंबर में अगर हम बात करें तो लंबर में जो सुपरफिशियल मसल्स हैं वो आपके पास आ जाते हैं रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि एंटीरियर, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ठीक है, इरेक्टर स्पाइनाई और इलियोसॉस, ठीक है। क्वाड्रेटस लंबोरम बेटा एक मसल होता है जिसके दो पोर्शंस होते हैं, ठीक है।
याद रखना है, एक डीप पोर्शन और एक लेटरल पोर्शन। जो इसका लेटरल पोर्शन होता है वो सुपरफिशियल मसल्स के तौर पर एक्ट करता है, जो इसका डीप पोर्शन होता है वो स्टेबिलिटी के लिए एक्ट करता है। तो याद रखना है क्वाड्रेटस लंबोरम का डीप पोर्शन, ठीक है, प्लस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड मल्टीफिडस, ये 3 मसल्स हैं सिर्फ जो आपके लंबर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं या आपके कोर मसल्स के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक हो गया बच्चों? Yes, sir. Any question related to this lecture? No, sir. सर आपने कहा कि सर ग्लोबल मसल्स जो हैं वो स्टेबिलिटी कंप्रेसिव फोर्सेस के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। Yes, स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करते, सिर्फ प्रोवाइड मोशन। नहीं करते, प्रोवाइड ठीक नहीं है करते, लेकिन अगर वो करें प्रोवाइड तो वो कंप्रेसिव फोर्सेस के थ्रू एक्ट करते हैं, ठीक जो कि है सर। हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। बच्चों आप लोगों की अटेंडेंस कॉन्टिन्यूसली हो रही है, ठीक है, 32 पार्टिसिपेंट्स आर प्रेजेंट, मुझे मिला के आप लोगों की टोटल स्ट्रेंथ है 54 पर्सन्स की, ठीक है। तो आस्क योर अदर कोलीग्स के वो जरूर ज्वाइन किया करें, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।